देखिए आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं जो विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो विज्ञान की बात बोलेंगे तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं। फिजिक्स के पिता बोल दिया तो न्यूटन को बोले जाते हैं। प्राचीन फिजिक्स के पिता न्यूटन को, आधुनिक फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को, भारतीय पूछ लिया फिजिक्स के पिता तो सत्येंद्रनाथ बोस को बोले जाते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। केमिस्ट्री के जनक एंटोनी लेवोजियर या लेवोसियर को बोले जाते हैं। बायोलॉजी की बात बोलेंगे तो बायोलॉजी को दो कालखंडों में बांटा गया है, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। ओके, बॉटनी को बोलते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान, इसके जनक जो है थियोफ्रास्टस को बोले जाते हैं। और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसके जनक अरस्तु को बोले जाते हैं। ओके, अब जो है आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से देखिएगा, केमिस्ट्री शब्द जो लिया गया है ये कीमिया से बना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ओके, अब देखिए कुछ जानकारी आपको याद रखना है। वीवीआई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये एग्जाम में गिरते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिए थे? तो लेवोजियर या फिर लेवोसियर दिए थे। कब दिए थे? 1789 में दिए थे। ठीक है, स्थिर नियत बोले, निश्चित अनुपात बोले, ठीक है, ये सब का सिद्धांत कौन दिए थे? तो जोसेफ पाउस्ट दिए थे। आगे गुणित बोले, सरल अनुपात बोले या फिर बहु अनुपात बोले, ये सब का नियम कौन दिए थे? तो वो जॉन डाल्टन दिए थे। परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन डाल्टन ने दिए थे। व्युत्पन्न अनुपात जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने दिया था। व्युत्पन्न अनुपात का सिद्धांत कौन दिए थे? तो जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने दिए थे। ओके, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? तो महर्षि कणाद दिए थे। ओके, परमाणु शब्द सर्वप्रथम कौन दिए थे? डेमोक्रिटस दिए थे। परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? तो जॉन डाल्टन दिए थे। ओके, एक चीज नोटिस करिएगा, डायरेक्ट परमाणु सिद्धांत पूछे तो जॉन डाल्टन मारिएगा, परमाणु सिद्धांत भारतीय पूछे तब कणाद मारिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन डाल्टन दिए थे। ओके, अब देखिए प्रमुख तथ्य है, आगे देखते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो परमाणु कहलाता है। ठीक है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु जो है अभिभाज्य है, मतलब परमाणु जो है टूट नहीं सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं? तो समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। ओके, एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं? तो समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्व के सभी परमाणु आपस में असमान होते हैं। आगे देखते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करता है तो क्या बनता है? यौगिक बनाता है। ओके, और यह किसका नियम है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ओके, यौगिक अगर कोई चीज बन रहा है दो या दो से अधिक तत्व, तो वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। ओके, अब देखते हैं आगे। पदार्थ की बात बोलेंगे तो देखिए पदार्थ में आपको एक दो कंडीशन याद रखना है। अगर ये सब गुण है पदार्थ में तब वो पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि पदार्थ में क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं, मतलब वजन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो स्थान को घेरता है वो क्या है? तो पदार्थ है। जिसमें आयतन हो वो क्या है? पदार्थ है। जो अवरोध उत्पन्न करता हो वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, अगर ये सब गुण है तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए पदार्थ की अवस्था की बात बोलेंगे तो मूल अवस्था जो होते हैं वो तीन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। मूल अवस्था तीन होते हैं, लेकिन अगर कुल अवस्था की बात बोलेंगे तो वह हो जाते हैं ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद चौथी अवस्था पूछ लेगा तो प्लाज्मा, पांचवी अवस्था पूछ लिया तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसे बोलते हैं BEC शॉर्ट में। ओके, अब देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है पांचवी अवस्था है। ओके, और ये देखिए ये जो है जब कोई भी चीज़ को, मतलब कोई पदार्थ को जब गर्म किया जाता है, गर्म से फिर ये ठंडा जब हो जाता है तो ही प्लाज्मा अवस्था जो होती है, जब ये ठंडा हो जाता है इसी को बोला जाता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा, यही सब बोला गया है। द्रव को जब गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा। ठीक है, गैस को गर्म करेंगे प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा, ठंडा करेंगे गैस अवस्था में आ जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था पूछ लिया, चौथी अवस्था जो है क्या है? प्लाज्मा है। ओके, अब देखते हैं आगे। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को बोले जाते हैं। उदाहरण की बात बोलेंगे तो प्लाज्मा अवस्था में जो पाए जाते हैं पदार्थ वो किस में पाए जाते हैं? तो सूर्य, तारा, ठीक है, ये सब में जो अवस्था पाई जाती है, इस समय जो गैस पाए जाते हैं ये प्लाज्मा अवस्था में मौजूद रहते हैं। ओके, अब देखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था देखते हैं।
पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात बोलेंगे तो पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन को कहा जाता है। इस अवस्था को बताने वाला जो श्रेय दिया जाता है, बताया जो था वो बताए थे अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस बताए थे। मतलब ये दोनों योगदान दिए थे पदार्थ की पांचवी अवस्था को खोजने में, नाम देने में। ओके, आगे आगे देखते हैं ठोस द्रव गैस की प्रमुख विशेषताएं। ठोस द्रव गैस की प्रमुख विशेषताएं की बात बोलेंगे तो अंतराण्विक स्थान आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान किसे बोलते हैं समझिएगा, दो परमाणुओं के बीच वाले स्थान को, दो परमाणुओं के बीच के स्थान को अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। जो कि सबसे कम अंतराण्विक स्थान किसमें होता है? ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान किसमें होता है? तो वह होता है गैस में। ओके, तो क्या बोले? सबसे कम ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। इस तरह से रख सकते हैं याद। अंतराण्विक बल मतलब दो परमाणुओं के बीच वाले जगह को अंतराण्विक स्थान बोलते थे, लेकिन दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक बल बोलते हैं। और सबसे ज्यादा किस में होंगे? ठोस में होंगे, फिर द्रव में होंगे, फिर सबसे कम गैस में होंगे। पकड़, ओके, पकड़, सबसे ज्यादा पकड़ किस में होगा? ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। अब देखते हैं हम लोग, देखिए अब देखने वाले हैं हम लोग घनत्व। घनत्व किसे बोलेंगे? तो सबसे ज्यादा घनत्व किस में होंगे? तो होंगे ठोस में, फिर द्रव में, फिर सबसे कम घनत्व किसका होगा? तो गैस में होगा। ओके, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। क्वथनांक, क्वथनांक की बात बोलेंगे तो गर्म चीज, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? तो गर्म कितना ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा तो ठोस होगा, फिर द्रव होगा, फिर सबसे कम गैस होगा। ओके, क्वथनांक सबसे ज्यादा ठोस का, फिर द्रव का, फिर गैस का। ओके, गलनांक, गलनांक की बात बोलेंगे सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा? ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर गैस का होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम मेरा चैनल होगा, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, आगे विसरण। विसरण मतलब बहना। विसरण मतलब क्या हो गया? बहना, बह जाना। तो सबसे ज्यादा बहेगा कौन? तो सबसे ज्यादा बहने की जो क्षमता रहेगी वो गैस की रहती है, सबसे ज्यादा बहेगी गैस की। ठीक है, द्रव, उसके बाद द्रव की, और सबसे कम है क्या? ठोस में विसरण। ठोस कभी बहता है तो ठोस में जो है विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। द्रव तो बह ही जाता है, जब पानी लेंगे बाल्टी में, जब उछल देंगे तो कैसे बह जाएगा? तो द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। गैस, गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। अब छोटा सा डब्बा में गैस को पैक करिए, वही गैस को जो है रूम में छोड़ दीजिए, देखिए पूरा बह के पूरा रूम एकदम विस्तार कर देगा। ओके, तो सबसे ज्यादा जो विसरण की घटना होती है वो गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, और ठोस में बिल्कुल ही नहीं होती है। ससंजक बल, ससंजक बल किसे बोलेंगे? ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। एक ही पदार्थ के बीच अगर कोई बल लग रहा है तो वो हो गया ससंजक बल। सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा ससंजक बल किस में? ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में होगा, सबसे कम। ओके, आयतन, आयतन की बात बोलेंगे तो आयतन किसका निश्चित होता है? तो ठोस का निश्चित होता है। कोई 1 किलो का पत्थर लीजिए, ठीक है, तो आप उसे बाल्टी में रखिए या कोई बड़ा चीज में रखिए तो वो निश्चित अनुपात में ही रहेगा उसका आयतन। ऐसा तो नहीं है कि आप बड़ा सा बाल्टी में रख देंगे, बड़ा सा डब्बा में रख देंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा, 1 केजी का 2 केजी होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसका आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित ही होता है। वही चीज इस पे भी लागू करता है द्रव में। कैसे द्रव में लागू करता है? अब कोई 1 लीटर का पानी लीजिए, ठीक है, अब 1 लीटर का पानी जो है बड़ा चीज में 1 लीटर पानी रख दीजिए तो क्या उसका आयतन बदल जाएगा? उसका आयतन भी उतना ही रहेगा। ठीक है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है, मतलब कि गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसलिए निश्चित होता है कि गैस को आप छोटा सा डब्बा में भी पैक कर सकते हैं और बड़ा सा डब्बा में भी आप रख सकते हैं। मतलब कि छोटा सा डब्बा में रखेंगे तो उतना आ जाएगा, बड़ा डब्बा में रखेंगे तो बड़ा एकदम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आयतन जो है जगह देख के ये बढ़ते और घटते रहता है गैस का। आगे देखते हैं संपीड़न। क्या देखे? संपीड़े देखते हैं। संपीड़े, संपीड़े का अर्थ ये हो गया दबना। संपीड़े का अर्थ क्या हो गया? दबना। और ओ संपीड़े का अर्थ हो गया नहीं दबना। तो क्या ठोस दबता है? नहीं दबता है, तो ठोस आएगा ओ संपीड़े में। ठोस क्या आएगा? ओ संपीड़े में आएगा। अब देखिए द्रव,
द्रव क्या आएगा, तो द्रव जो है ओ संपीड़े में ही आएगा, द्रव भी ओ संपीड़े में ही आएगा, द्रव भी नहीं दबता है। बोलिए ये बात हम कैसे बोल रहे हैं, कोई पिचकारी लीजिए, पिचकारी में पानी भर लीजिए, पिचकारी में पानी भर लेने के बाद जो है आगे से मुंह बंद कर दीजिए, मुंह जब बंद कर देंगे तो क्या वो द्रव दबेगा, पिचकारी दबेगा, नहीं दबता होगा, तो द्रव भी नहीं दबता है। ओके, अब देखिए गैस, गैस क्या होता है, गैस दब सकता है। कोई गैस अगर बोतल में भरा हुआ है या फिर कोई चीज़ में भरा हुआ है, हाथ डालेंगे तो एक बैग जो है घुस जाएगा आपका हाथ, मतलब एक बैग, कोई दबना नहीं हुआ, वो आराम से वो दब सकता है। ओके, तो जो दब जाए वो संपीड़े हो गया, जो नहीं दबे वो संपीड़े हो गया। जैसे कि द्रव नहीं दबता है, वो संपीड़े में आएगा, ठीक है। ठोस नहीं दबता है, वो संपीड़े में आएगा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट होना चाहिए यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। द्रव का आयतन निश्चित परंतु आकृति अनिश्चित होती है। मतलब कि आकृति का अर्थ ये हो गया कि द्रव को आप बड़ा चीज में रखेंगे, मतलब कि द्रव को आप लंबा चीज में रखेंगे तो लंबा जैसा पानी बन जाएगा, बोतल में रखेंगे तो पानी का आकार कैसा हो जाएगा, आकृति कैसा हो जाएगा, लंबा जैसा हो जाएगा। लेकिन वही थाली में रख देंगे तो आकार कैसा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ओके, तो जिस बोतल में रखिए या फिर जिस वस्तु में रखिए उसके अकॉर्डिंग जो है द्रव का आकार जो है वो निश्चित होते रहता है। ओके, बदलते रहता है। गैस का तो दोनों चीज अनिश्चित ही होता है, गैस का जो है दोनों चीज अनिश्चित ही होता है, चाहे वो आयतन लीजिए कि आकृति लीजिए, उसका जो है दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, दोनों अनिश्चित होता है। अब देखिए ठोस का आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखते हैं आगे। शुद्ध पदार्थ की बात बोलेंगे तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व एक यौगिक, एक तत्व एक यौगिक, ठीक है। अब देखिए पहचानने का तरीका क्या है, सिंगल परमाणु रहे तो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन H2 तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है इसमें ना, इसमें तो और चीज नहीं मिला है, तो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। ओके, अब देखिए यौगिक, हाइड्रोजन H2 हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दिए तो क्या हो गया, जल हो गया। तो जल एक क्या है, यौगिक है, जल एक क्या है, यौगिक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि कई परमाणु मिल के अगर कोई सूत्र बना देता है, कोई अनुसूत्र बना देता है तो वो यौगिक कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि H2O, ठीक है, खाली H2 था तो हाइड्रोजन था, सिंगल था, ऑक्सीजन मिला दिए तो H2O हो गया, मतलब क्या बन गया, जल बन गया। तो जल एक क्या है, यौगिक है। ओके, तो यही पहचानने का तरीका, जिसका सूत्र बन जाए वो यौगिक कहलाएगा। ओके, अब देखते हैं अशुद्ध पदार्थ में। अशुद्ध पदार्थ में आपको मिश्रण देखने को मिलेगा, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण पहचानने का एक ही विधि है। विषमांगी मिश्रण किसे बोलेंगे, जो पहचान में आ जाए, जो दिख जाए। जैसे कि दाल ले लीजिए, दाल कौन सा दाल लेंगे, चना का दाल ले लीजिए, और ये मसूर का दाल ले लीजिए, ये मसूर का दाल ले लीजिए। मसूर और चना का दाल जो है दोनों फेंट दीजिए, ऐसे करके फेंट दीजिए। फेंट देने के बाद फिर भी आप बता देंगे ना, फिर भी बता देंगे कि ये चना का दाल है, ये मसूर का दाल है, मतलब दिख जाता है दूर से ही, जो दिख जाए वो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। और वही चना और मसूर का दाल जो है घोर दिए, एकदम मिक्स कर दिए, एकदम मिक्स करके एकदम 2-4 सीटी लगा दिए एकदम कुकर में, घोर हो गया, पूरा एकदम घोर हो गया, पूरा घुल गया, तो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। मतलब तब तो आप नहीं पहचान पाएंगे, जब 2-3 सीटी मार देंगे दाल में तो तब तो नहीं पहचान पाएंगे, तो वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। जो नहीं दिखे और जो दिख जाए वो है विषमांगी। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को केमिस्ट्री। अब देखते हैं आगे। देखिए तत्व, यौगिक तथा मिश्रण को पहचानने की विधि देखते हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। तत्वों की संख्या कितनी है, 108 होती है। तत्व की संख्या 108 होती है। जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि क्या हो गया, हाइड्रोजन सिंगल है, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, तत्व है। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है, तत्व है। ये सब सिंगल है ना, आर्गन, ये सब क्या है, तत्व है। सिंगल है तो तत्व है। ठीक है, अब सिंगल मिलके क्या बना दिया, शुद्ध बना दिया। जैसे कि H2O है तो क्या बन गया, ये बन गया यौगिक, क्योंकि सूत्र बना दिया तो यौगिक बन गया ये। ओके, सूत्र बन गया तो मतलब यौगिक हो गया, सूत्र बन गया तो यौगिक हो गया। जैसे नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl हो गया। NaCl मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, इसका सूत्र बन गया तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। ग्लूकोज C6H12O6, ओके,
क्या हो गया, यौगिक हो गया। जिसका सूत्र बन जाए वो यौगिक के अंतर्गत आएगा। चीनी का सूत्र क्या होता है, HC12H22O11। अमोनिया का सूत्र NH3। मीथेन का सूत्र CH4। संगमरमर का सूत्र CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यूरिया का सूत्र क्या हो गया, NH2CO NH2 हो गया। ये सब क्या हो गया, तो ये सब सूत्र बना रहा है, तो इससे क्या हो गया, यौगिक हो गया। एमीन का सूत्र क्या होता है, NH2 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4 होता है। अमोनियम का सूत्र NH4, अमोनिया का सूत्र NH3 और एमीन का सूत्र NH2। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सूत्र नहीं होता, सूत्र जिसका नहीं बने, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, ये जल हो गया H2O, ठीक है, जल के साथ NH2 एमिनर मिला दिए, ठीक है, पूरा एकदम सूत्र को बर्बाद कर दिए मिला उला के एकदम, ठीक है, खिचड़ी बना दिए। तो वो खिचड़ी को क्या बोलेंगे हम, मिश्रण बोलेंगे। जैसे कि वायु किसका मिश्रण है, गैस में गैस का मिश्रण है, द्रव का मिश्रण है। ओके, वायु क्या है, तो मिश्रण है। दूध क्या है, तो कोलाइड एक मिश्रण है। ओके, पानी और दूध मिलके क्या बना, दूध बना। शरबत क्या है, चीनी और नमक का अगर मिश्रण है मिला हुआ, चीनी पानी नमक ये सब अगर मिला हुआ तो क्या है, शरबत है। ओके, कोल्ड ड्रिंक क्या है, मिश्रण है। जूस क्या है, मिश्रण है। बारूद क्या है, मिश्रण है। बारूद में क्या क्या मिला रहता है, गंधक चारकोल सोरा, ये सब क्या है, बारूद का मिश्रण है। ओके, सोरा का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। आगे देखिए, बारूद का खोज पूछ लिया आपसे, तो रोजर बेकन किया था बारूद का खोज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पीतल किसका मिश्रण है, तो तांबा जस्ता का मिश्रण है। ये सब क्या है, मिश्रण है। तांबा जस्ता का मिश्रण है तो मिश्रण है। ये सब सूत्र नहीं बना रहा है। कोई सूत्र होता है कि Cu+Zn, कोई सूत्र है इसका, नहीं है, ये तो मिश्रण है। ओके, कांसा किसका मिश्रण है, तांबा प्लस टीन का, ये मिश्रण है। ठीक है, क्या है, सभी मिश्र धातु क्या है, मिश्रण है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ भी हम लिखे हैं, यहाँ भी लिखा गया है यौगिक तथा मिश्रण में अंतर क्या क्या है, समझिए। यौगिक में अंतर क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मिश्रण कहलाता है। ओके, अब देखिए, यौगिक कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अब मिश्रण किसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ का सभी अनुपात में अगर मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा, मतलब घोल कर देंगे। देखिए 2 नंबर क्या बोला गया है, यह एक शुद्ध पदार्थ है जबकि मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है। इसमें अवयवों का अपना मूलभूत गुण गायब हो जाता है। इसमें अवयव का मूलभूत गुण क्या होता है, गायब हो जाता है। जैसे कि यौगिक कैसे बना था, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना था। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों मिला के क्या बना दिया, जल बना दिया। तो मूलभूत गुण जो था इसका गैस का, ये क्या बन गया, जल बन गया। ओके, मूलभूत गुण इसका गायब हो जाता है। ओके, अब देखिएगा आगे, इसमें अवयवों का मूलभूत गुण मौजूद होता है, उपस्थित होता है। मतलब कि कहने का अर्थ ये हो गया कि जल में आप क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए, चीनी मिला के क्या बना दिए, एकदम शरबत बना दिए। अब देखिए आग जो होता है, ये पानी से भी बुझ सकता है, और दोनों मिला दिए शरबत से भी बुझ जाएगा। ठीक है, तो मूलभूत गुण तो उसमें मौजूद रहा ना, पानी से भी बुझ गया, शरबत से ही बुझ गया, तो इसका मूलभूत गुण जिसमें मौजूद हो उसमें वह मिश्रण कहलाएगा। 5 नंबर देखते हैं यहाँ पर, इसका एक अणुसूत्र होता है, जैसे कि H2O CO NaCl NH3 CH4, जिसमें एक अणुसूत्र बन जाए वो क्या है, यौगिक है। अब इसका कोई अणुसूत्र होता ही नहीं है। शरबत का कोई सूत्र होता है, बारूद का कोई सूत्र होता है, पीतल का कोई सूत्र होता है, तो ये सब क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब देखिए यौगिक का अपने गुण, मतलब यौगिक जो है अपने मूलभूत तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक, कौन है, यौगिक में मूलभूत तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है, ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे कि हम मिश्रण की बात बोलेंगे तो मिश्रण का गुण जो है मूलभूत अवयवों तत्वों के गुण के समान होता है, तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे, तत्व और यौगिक में अंतर, वही चीज है, कुछ खास है नहीं। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ओके, इसमें सभी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भाग में बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, तत्व में
तत्व को जो है नहीं बांट सकते हैं, जबकि दो या दो से अधिक भाग में इसे बांटा जा सकता है। किसे? यौगिक को। ओके, यह हमेशा सिंगल रहता है, तत्व हमेशा सिंगल रहता है ना, जैसे हाइड्रोजन H2O क्या है? सिंगल है हमेशा, तो ये तत्व कहलाएगा। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व का आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनना क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं परमाणु तथा अणु में अंतर। परमाणु तथा अणु में अंतर क्या है वो देखते हैं। परमाणु किसे बोलेंगे? तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अगर अणु बाप है तो परमाणु बेटा है, याद रखिएगा। परमाणु, कई परमाणु मिलके अणु बना है। ओके, याद रखिएगा। अणु को आप तोड़ सकते हैं, परमाणु को नहीं तोड़ सकते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग कौन लेगा? रासायनिक क्रिया में भाग कौन लेगा? परमाणु लेगा। रासायनिक क्रिया में भाग कौन लेगा? परमाणु लेगा। रासायनिक क्रिया में भाग कौन नहीं लेगा? तो अणु नहीं लेगा। यह एक स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ओके, जबकि स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाएगा? अणु पाया जाता है। ओके, अब देखिएगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है तो तत्व नहीं पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में, मतलब परमाणु नहीं पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, जबकि स्वतंत्र अवस्था में पाया कौन जाएगा? तो अणु पाया जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या है? परमाणु में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सिंगल सिंगल है, जबकि अणु में क्या है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 2। ठीक है, ये सब क्या हो गया? अणु हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। समझिएगा, इसमें पदार्थ नहीं बनता, इसमें पदार्थ नहीं बनता है। ओके, यहाँ बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है, इसमें पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पदार्थ पुनः अपने मूलभूत अवस्था में लौट आता है। कहने का अर्थ ये हो गया, कोई अगर बेहोश हो गया, कोई बेहोश हो गया तो फिर से वो ठीक हो सकता है, तो फिर से वो मूलभूत अवस्था में लौट आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पुनः अपना मूलभूत अवस्था में नहीं लौटता है। कोई व्यक्ति का राम साथ हो गया तो क्या वो लौट के आएगा? नहीं आएगा। तो यही हो गया कि यहाँ पुनः मूलभूत अवस्था में नहीं लौट सकता है। मतलब जो लौट के आ जाए वो हो गया भौतिक परिवर्तन, जो लौट के नहीं आए वो है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसमें द्रव्यमान वो परिवर्तित रहता है, जबकि इसमें द्रव्यमान जो है परिवर्तित होते रहता है। कहने का अर्थ ये हो गया, 1 kg ऑफ बर्फ जमाइए, 1 kg का बर्फ जमाए, बर्फ जमा के उसके बाद फिर से क्या किए? या द्रव में कन्वर्ट कर दिए, द्रव में, मतलब द्रव से बर्फ बनाए, फिर से द्रव बनाए, तो भी फिर भी उतना ही वो उसका क्या रहेगा? द्रव्यमान रहेगा, वजन रहेगा। लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? जैसे कि लोहा का जंग लगना, तो इसमें द्रव्यमान परिवर्तित हो सकता है। लोहा में जंग लगा तो या तो लोहा का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, या फिर जंग छोड़ाएंगे तो फिर से द्रव्यमान घट जाएगा। तो इसमें क्या होगा? द्रव्यमान का परिवर्तित होता है रासायनिक में। ओके, अब देखिए कुछ उदाहरण है। पानी का बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प में बनना भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ बना तो फिर से वो पानी बन सकता है, पानी का वाष्प बना तो फिर से वाष्प से पानी बना सकते हैं। बर्फ का पानी बनना, ठीक है, वाष्प का पानी बनना। ओके, मोमबत्ती का पिघलना बोल रहे हैं हम। मोमबत्ती पिघला तो फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं ना, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। कपूर का वाष्प में बदलना ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिए, यहाँ गलती से लिखा गया है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ओके, याद रखिएगा, कपूर का वाष्प में बदलना ये रासायनिक परिवर्तन है। कपूर का वाष्प में बदलना मतलब क्या? कपूर का जलना। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर मोमबत्ती का, कपूर का, ये सब का जलना क्या है? कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनाए, लेकिन दही से दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, तो वो क्या होगा? भोजन का पचना, तो भोजन का पचना फिर से वो भोजन बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना, तो लोहे का जंग लगना ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला गया है कि लोहे में जब जंग लगता है तो आवश्यक, मतलब कि ऑक्सीजन की नमी की वजह से लोहे में जंग लगता है। उसके बाद लोहे में जंग लगने से क्या होता है? भार बढ़ जाता है, कमजोर हो जाता है। ओके, यही सब चीज़ बोला गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं। पदार्थ का जो वर्गीकरण जो किया गया है, वर्गीकरण वो इस आधार पर किया गया है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, पदार्थ को हम लोग भौतिक वर्गीकरण किए हैं और रासायनिक वर्गीकरण किए हैं। ओके, समझिएगा। भौतिक वर्गीकरण की बात बोलेंगे तो ठोस, द्रव, गैस, इस तरह से किया गया है भौतिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण की बात बोलेंगे तो शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ किया गया है। ओके, अशुद्ध पदार्थ की बात बोलेंगे तो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इस तरह से बांटा गया है। विषमांगी मिश्रण किसे बोलते हैं? मसूर का दाल और चना का दाल दोनों मिलाएंगे
तो दिख जाएगा, लेकिन उसको सीटी मार के फिर से गला दिए, दाल बना दिए, एकदम घोर कर दिए, तो समांगी मिश्रण हो गया। मतलब जो दिख जाए वो विषमांगी मिश्रण, जो नहीं दिखे वो समांगी मिश्रण। ओके, अब देखिएगा आगे, शुद्ध पदार्थ को हम लोग तत्व और यौगिक में बांटते हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। अब तत्व को समझिएगा। तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। उदाहरण की बात बोलेंगे तो जो सिंगल है समझ रहे होंगे। धातु की बात बोलेंगे तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया। Fe क्या हो गया? लोहा हो गया। Sn क्या हो गया? मतलब टीन हो गया। Au क्या हो गया? सोना हो गया। Ag क्या हो गया? Ag मतलब चांदी हो गया। प्लेटिनम, पारा, ये सब हो गया। ओके, और धातु पहचानने की एक और विधि है, जिसमें यम लग जाए, जिसमें धातु में यम लग जाए, अगर यम अगर आपको दिखे तो वो धातु के अंतर्गत आएंगे। कैसे? सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये सब धातु के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि जिंक में यम नहीं आया, लेकिन फिर भी ये धातु के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर यम आ जाए कोई चीज़ में तो हमेशा धातु ही मारिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओ धातु की बात बोलेंगे तो ओ धातु में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सब मतलब जो गैस को प्रदर्शित कर रहा है। हाइड्रोजन, हीलियम क्या है? गैस को प्रदर्शित कर रहा है, तो इस ओ धातु के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। उपधातु का आपको सीधा रट जाना है। एक उपधातु कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 को होते हैं। ठीक है, बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एस्बेस्टियम, इसे, ठीक है, पोलोनियम, ये सब आ जाएगा। ओके, अब समझते हैं आगे। यौगिक को बात बोलेंगे तो यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन दिखे वो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। जैसे कि समझिए CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन दिख रहा है तो कार्बनिक यौगिक हो गया। CH4, C दिख रहा है शुरू में, C6H12O6, ठीक है, किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। कार्बन दिख रहा है, ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक हो गया। C6H6 क्या हो? कार्बनिक यौगिक हो गया। चीनी का सूत्र क्या हो गया? C12H5O11, कार्बनिक हो गया ये सब। C2H2, NH2CO, NH2, C4H10, ये सब क्या होगा? कार्बनिक यौगिक हो गया। C2H5OH, ये सब क्या होगा? कार्बनिक यौगिक हो गया। ओके, तो जिसमें कार्बन दिखे वो कार्बनिक यौगिक है। ओके, जैसे कि H2O, ये O कार्बनिक यौगिक है, यह O कार्बनिक यौगिक है। HCl, अब बोलेंगे कि सील दिख गया ना, Cl, तो ये Cl हो गया। क्लोराइड मिला है इसमें, कार्बन नहीं मिला है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया। ये सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बन नहीं मिला है। Cl मतलब कार्बोनेट, क्लोराइड मिला है इसमें, ठीक है, जो इसमें कार्बन थोड़ी मिला है। तो NaCl क्या हो गया? O कार्बनिक हो गया। CaCO3 क्या हो गया? तो आप बोलेंगे C है इसमें तो कार्बन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ओके, KCl, पोटासियम क्लोराइड हो गया। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। NaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। KOH, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ZNO, ये क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड हो गया। ये सब अकार्बनिक यौगिक है। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग और भी तत्व को अच्छे से जानेंगे।